अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की। उनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आजकल वो जनूबी अमेरिका के ममालिक का दौरा कर रहे हैं। आपको बताएं कि ब्लिंकन ने गुज़श्ता रोज़ बोगोटा में कोलंबिया के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने लातीनी अमेरिका के इन ममालिक से कहा है कि अपने जमहूरियत को मजबूत करें और लोगों के मफादात का ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ जितना वो कर सकें मुमकिन बनाएं। ब्लिंकन का कहना था कि बतौर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ये उनका पहला दौरा है और इस दौरे का मकसद जनूबी अमेरिका के ममालिक में जमहूरियत का फ़रोग़ और इसके लिए काम करना है ताकि यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाई जा सके। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका अपने इत्तेहादी और शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने का ख़्वाह है और उनके साथ मिलकर मुस्तक़बिल का लाहे अमल तय करना चाहता है ताकि आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी अमेरिका के दौरे पर सबसे पहला दौरा एक्वाडोर का किया है, जहां उन्होंने मुल्की क़यादत से मुलाकातें की हैं। ब्लिंकन ने एक्वाडोर के सदर से मुलाकात की है और कहा उनसे ये है कि जमहूरियत के जो सम्राट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक कैसे पहुँच सकते हैं, इस पर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि ब्लिंकन ने करप्शन के ख़िलाफ़ जो लेसों की कोशिशें हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सराहा है। अब ब्लिंकन ने और क्या कुछ कहा है, क्या कुछ हो रहा है और इस दौरे के बाद क्या कुछ हो सकता है, इस सब पे बात करने के लिए हमने रब्ता किया। बोस्टन से हमारे साथ मौजूद हैं आदिल नजम साहब, बराह रास्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा मोतबर नाम है, बड़े मायनाज तज्जियाकार हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बोस्टन से बराह रास्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। सर, ज़रा ये फरमा दीजिएगा पहले तो ये अमेरिका को एकदम से जनूबी अमेरिका का ख्याल कैसे आ गया है? क्या वहाँ के ममालिक की महरूमियाँ हैं? क्या कुछ अमेरिका उनके साथ करता रहा है? क्यों करता रहा है? ये हम में से किसी से भी ढका छुपा नहीं है। फिर क्या सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि अफ़गानिस्तान में जो उसके साथ हुआ अब उस पर कहीं ना कहीं कुछ उसको कंपनसेट करने के लिए, कुछ लोगों को अपने साथ रखने के लिए मजबूर करके ये विज़िट किया गया उनकी जानिब से? नहीं, मेरे ख्याल में इतना सिंपल तो नहीं है। देखें, अमेरिका जो अच्छा। है वो ना ही ये यकदम है। अमेरिका हमेशा जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर को अपना मोहल्ला समझता है और ये एक उनकी पिछले तकरीबन 70 साल से, जब सोवियत यूनियन था तब से उनकी एक पॉलिसी ये थी कि यार ये जो जनूबी शुमाली अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारा हमारा बैकयार्ड है, ये हमारा मोहल्ला है, इसमें हमारी जो है वो एक तरह से उसमें वी आर द डोमिनेंट पावर, आप चौधराहट कह लें बेशक उसको। तो ये एक अमेरिका की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। इसलिए आपने देखा है कि जब भी अगर साउथ अमेरिका में कुछ होता है तो उसको अमेरिका बड़ी सीरियसली लेता है, चाहे वो क्यूबा का क्राइसिस हो सोवियत यूनियन के साथ, चाहे वो दूसरे ममालिक में जो लेफ्ट विंग जब राइज होती थी तो उस पर उन्होंने जिस किस्म की कार्रवाइयाँ की, और एक तरह से वो अपना आपको रखवाला समझता था। ये जो रखवालापन था ये एक तरह से कम हो गया जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, और कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जब अमेरिका वाहिद एक सुपर पावर था या समझता था, तो एक तरह से उसकी नज़र जो है वो हट गई साउथ अमेरिका से। अब जैसे जैसे हम चाइना का राइज देख रहे हैं, मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है वो चाइना की राइज से। तो पिछले कई सालों से हमने चीन का जो है ज़्यादा देखी कि मुदाखलत है साउथ अमेरिका में, और ख़ुसूसन इकोनॉमिक है। हम पाकिस्तान में तो सीपेक की अब बात करते हैं, लेकिन चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसी लेवल की साउथ अमेरिका की, वो तो पिछले 20 साल से हो रही हैं। तो एक तरह से पहले तो उसको अमेरिका इग्नोर कर रहा था, नॉट रियली रियलाइजिंग कि चाइना की राइज कितनी बड़ी है। अब जैसे जैसे वो देखता है कि जनाब चाइना जो है वो एक राइवल पावर हो गई है, तो उनका जो एकदम ख्याल है वो पहले अपने मोहल्ले पे आया। तो मेरे ख्याल में इसके पीछे जो हम देख रहे हैं वो ज़्यादा उसका हाथ चाइना से है बनिस्बत अफगानिस्तान। ठीक है। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा, अब ये दौरा किया गया है, बहुत सारी अहम मुलाकातें की गई हैं, तो यहाँ की तरक्की में अमेरिका कुछ मज़ीद सरकर्दा दिखाई देगा? कुछ एफ़र्ट्स ऐसी अमली तौर पर की जाएंगी जिससे यहाँ पर तरक्की हो सके? और ख़ास तौर पर आदिल साहब, मैं आपसे एक चीज़ के बारे में लाजमन पूछना चाहूँगी, वो मसला है तारिकीन वतन का, जो पहुँचना चाह रहे होते हैं बहुत दफ़ा अमेरिका में। अभी हैटी वाला वाक़या हमें याद है, मेक्सिको की सरहद पर क्या हुआ ये हम में से कोई भूला नहीं है, अभी बिल्कुल ताज़ा ये वाक़यात हैं। उसको रोकने के लिए या उस मसले को हल करने के लिए इस दौरान आपको लगता है कि एंटनी कुछ बात कर रहे होंगे, कुछ मुलाकात उन्होंने जो की हैं उसमें कुछ जिक्र हुआ होगा? देखिए, जो आपका दूसरा सवाल है इमिग्रेशन के मामले में, इमिग्रेशन का मसला तो ज़रूर आया होगा। अमेरिका इमिग्रेशन का मसला सबसे ज़्यादा जो अहम है वो अमेरिका के लिए है मेक्सिको के हवाले से और सेंट्रल अमेरिका के हवाले से।
जब आप साउथ अमेरिका चले जाते हैं तो वो निस्बतन कम होता है, लेकिन मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के हवाले से तो वो बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जहाँ भी जाएंगे ब्लिंकन साहब, तो ये सवाल तो ज़रूर उठेगा। दूसरा जो आपने बात की तरक्की की, देखिए ये जो एड शेड होती है तरक्की की नहीं होती। जब अमेरिका जो था वो कोई पाकिस्तान पे सो कॉल्ड मेहरबान था, तो वो तरक्की के लिए तो नहीं था। या हम चाइना अगर पाकिस्तान के साथ सीपैक कर रहा है तो वो पाकिस्तान की तरक्की का सवाल तो नहीं है। वो तो दो ममालिक के जो बाहमी ताल्लुकात हैं और एक दूसरे के जो मफादात हैं, अपने वो मफाद। उसके बारे में होता है। तो जब अमेरिका के ताल्लुकात कहीं से भी होंगे, चाहे वो आज हम साउथ अमेरिका में देखें, चाहे तो इससे पहले हम पाकिस्तान के साथ देखें, चाहे वो आज हम भारत के साथ देखें, वो तो अपने मफादात के हवाले से होते हैं। और ये मेरे ख्याल में एक एक तय प्रिंसिपल है और होना भी ऐसे ही चाहिए। हमें भी यही चाहिए कि जब मुल्कों को देखें तो वो दोस्त दुश्मन की नज़र से नहीं देखते। ये कोई यारी दोस्ती की बात थोड़ी है, ये तो मफाद की बात है। अगर अमेरिका और पाकिस्तान का मफाद होगा तो ताल्लुकात होंगे, अगर अमेरिका और साउथ अमेरिका का मफादात होगा तो ताल्लुकात होंगे। तो इन अ वे अमेरिका जो है जो लेके गया है अगर डेवलपमेंट पैकेजेस भी, तो उसका जो असली महवर है वो ये कहने का है कि यार तुमने अगर अपनी डेवलपमेंट करनी भी है साउथ अमेरिका में, तो हम तुम्हारे लिए बेहतर पार्टनर हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी टेक्नोलॉजियां ज़्यादा हैं, तुम बजाय चाइना से यारियां लगाओ, तुम हमसे ताल्लुकात ज़्यादा बढ़ाओ। अब क्या अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका पे प्रेशर ये डालेगा कि हमसे ताल्लुकात रखने का मतलब ये है कि आप चाइना से दूर हो जाए? इस वक्त ये लगता है कि साउथ अमेरिका के ममालिक ऐसे नहीं चाहेंगे। और साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका के जो ममालिक हैं, या मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी, मैं इसको वापस अपनी तरफ ला रहा हूँ, उनमें से किसी के हक में ये नहीं है कि इन दो फरीकैन के बीच में से चूज करें कि ये हमारा दोस्त है और उससे हमारी कुट्टी है। चाहे वो चीन हो चाहे वो अमेरिका हो, आप देख रहे हैं और आप देखेंगे कि चीन और अमेरिका की जो रस्सा खिंची है, इसमें बहुत से इलाके, बहुत से ममालिक जो हैं वो अब इन्वॉल्व होते जाएंगे जैसे जैसे ये रस्सा खिंची बढ़ती है। अब छोटे ममालिक के लिए, चाहे वो साउथ अमेरिका के हों, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे वो एशिया के हों, चाहे वो पाकिस्तान हो, उनके लिए सवाल ये है कि क्या ये ममालिक इन दो फरीकैन में से एक को चूज कर लेंगे जैसे हमने कोल्ड वॉर में देखा। और अगर ऐसा हुआ तो उन ममालिक के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा आदिल साहब, ये फरमा दीजिएगा, आपने चाइना की बात की है, किस मुल्क को चुनेंगे किसको नहीं चुनेंगे, इस पर भी आपने तज्जिया अपना शेयर किया है। अगर अमेरिका की अभी हमें इतनी ज़्यादा एफर्ट्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पर चाइना के इस किरदार के बाद, तो आपको लगता है कि अब इस दौरे के बाद, इन मुलाकातों के बाद, इस डेवलपमेंट के बाद चाइना मज़ीद सरगर्म होता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देगा? कुछ बड़ी सरमायाकारी हो सकती है चाइना की जानिब से या अमेरिका की जानिब से, सिर्फ इन ममालिक को मायल या कायल करने के लिए? सर, ये ममालिक तो सारे ये चाहेंगे कि दोनों की जानिब से हो। इन अ वे देखें ना, साउथ अमेरिका तो ये चाहेगा कि यार अच्छा दोनों मैच लगा लें, दोनों जो है मुझ पे मेहरबानियां करें, तोहफे शोफे भेजें, कोई चीन भी भेजे, कोई अमेरिका भी भेजे, कोई मेरा भी भला हो। लेकिन पहली बात ये कि चीन की तो पहले ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। चीन जो है अब वो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है, या बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है। अगेन, हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा लेवल पे और कहीं ज़्यादा अरसे से चीन जो है वो वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका में ये सकत है कि उस लेवल को मैच कर सके, और क्या अमेरिका सिर्फ सोटियां लेके आया है या कोई गाजरें भी लेके आया है? इज इट ओनली स्टिक्स या कोई कैरेट्स भी है? और क्या वो जो कैरेट्स हैं, क्या अगर वो तोहफे हैं तो वो चीन के तोहफों से ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे? देखें, जो भी मुल्क होगा वो ये भी देखेगा कि यार मेरे मोहल्ले का जो चौधरी है ना, उससे कुटी नहीं करनी, क्योंकि मुझे ही फिर उसमें मार पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें ये सारे ममालिक देख रहे होंगे। उनकी कोशिश ये होगी कि अगर कोई राइवलरी होनी भी है चीन और अमेरिका की खत्ते में, तो वो इन अ वे डेवलपमेंटली पॉजिटिव हो उन ममालिक के लिए। सवाल ये है कि अमेरिका जिसने इतनी देर, थोड़ी देर पिछले कुछ साल जो है इग्नोर किया एक तरह से अपने नेचुरल पार्टनर्स को, क्या वो कंसिस्टेंटली अब साउथ अमेरिका के साथ बेहतर मरासिम और बेहतर रिलेशनशिप रखना चाहेगा या नहीं चाहेगा? आखिरी बात जहां पहले लाइन थी वहां से जाके मिल जाती है, जिसका सवाल है, ताल्लुक है इमिग्रेशन से। इमिग्रेशन के मामले में सिर्फ ये नहीं है कि लोग जो आते हैं अमेरिका उनका क्या हाल है। इन अ वे जो एंटी इमिग्रेंट और एंटी लैटिन अमेरिका एटीट्यूड है अमेरिका में, इन ममालिक के लिए वो बहुत तशवीश तलब होगा। ठीक है। यानी असल मसला आप ये समझते हैं कि ठीक है, अगर ये दोनों ममालिक वहाँ जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं,
तो ये बेहतर ही है लातीनी अमेरिका के ममालिक के लिए, और इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इससे फ़ायदा भी उठाना चाह रहे हैं। लेकिन अमेरिका की जानिब से जो तसलसल है इसका कायम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि जैसे पहले इग्नोर किया गया था उसी तरह की इग्नोरेंस का मुजाहरा एक बार फिर से किया जाए। बहरहाल आदिल नजम साहब आप बोस्टन से हमारे साथ मौजूद थे, बराह रास्त वीडियो लिंक पर बात कर रहे थे, अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा के लातीनी अमेरिका के दौरे के हवाले से अपना तज्ज़िया आपने शेयर किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और अब हमें बढ़ना है जी आगे और अमेरिका ही की बात करनी है, जहां डॉक्टर्स ने कामयाबी के साथ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। क्या क्या है यहाँ पर डॉक्टर्स ने, ये भी आपको बता देते हैं। एक ऐसे शख्स के जिस्म में पिग का गुर्दा ट्रांसप्लांट किया गया है जिसका दिमाग मुर्दा हो चुका है। डॉक्टर्स का कहना यह है कि ये एक इंतहाई अहम तजुर्बा है जो मुस्तकबिल में इंसानी अज़ा के एहतियात में किल्लत का मसला हल कर सकता है। नाज़रीन, जिस शख्स को ये गुर्दा लगाया गया है वो दिमागी तौर पर मुर्दा है और उसके सेहतयाबी के इम्कानात न होने के बराबर हैं, लेकिन फिर भी उसको ज़िंदा रखा गया है मसनूई निज़ाम तनफ़ुस की वजह से। अच्छा, ये गुर्दा एक ऐसे पिग का है जिसमें जीनियाती तब्दीलियाँ लाई गई थी ताकि इंसान का जिस्म इस गुर्दे को गैर चीज़ समझकर मुस्तरद ना कर दे। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी जानवर का कोई आज़ा जो है निकाल कर किसी इंसान को लगाया जाता है तो वो इंसान की जो बॉडी है वो उसको कबूल नहीं करती है, वो ऑपरेशन जो है वो नुकसान पहुँचाता है। ऐसी चीज़ें वापस रिमूव करना पड़ी हैं साइंसदानों को इससे बहुत पहले, लेकिन अभी इसमें जीनियाती तब्दीलियाँ की गई थी इस पिग के अंदर जिसका ये गुर्दा, जिसकी किडनी निकाली गई है। अच्छा, इस तजुर्बे का अभी दीगर साइंसदानों की जानिब से जायज़ा नहीं लिया गया है कि ये तजुर्बा इसको हम कामयाब कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, और न ही इसे शाया किया गया है। लेकिन उम्मीद ये है कि शाया किया जा सकता है। इस बारे में डिटेल्स कुछ दिन में हमारे सामने आ सकती हैं। इससे पहले आपको बताएं कि इस किस्म के जो तजुर्बे हैं वो दूसरे जानदारों पर भी किए जा चुके हैं, लेकिन किसी इंसान पर किए जाने वाला ये पहला तजुर्बा है। माहिरीन का कहना है कि ट्रांसप्लांट के शोबे में एक बेहद अहम पेशरफ्त है। ट्रांसप्लांट के लिए सूअर के अज़ा का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है और सूअर के दिल के वॉल्व को पहले भी इंसानों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। अच्छा, साइज़ के एतबार से इंसानों के लिए पिग के जो अज़ा हैं एक बेहतरीन मुतबादिल हो सकते हैं। ये जो किडनी लगाई गई है ना, जिसके मनाज़िर जिस सर्जरी के हम आपको दिखा रहे हैं, ये किडनी भी इंसान की किडनी के साइज़ ही की है तकरीबन। इसीलिए साइंसदानों ने चुना कि एक पिग को लिया जाएगा, उसमें जीनियाती तब्दीलियाँ की जाएंगी और फिर उसका किडनी जो है, गुर्दा जो है वो निकाल के इस शख्स को लगाया जाएगा। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ये ऑपरेशन हुआ है, 2 घंटे तक जारी रहा है और डॉक्टर्स ने इस दौरान इस गुर्दे को कामयाबी से निकाला और मुर्दा दिमाग शख्स की खून की शरेआन से जोड़ दिया ताकि उसे बाकायदा पेवंदकारी से पहले देखा जा सके कि अगर ये गुर्दा लगाया गया तो आम इंसानी गुर्दे की तरह काम कर सकता है या फिर इस शख्स का जिस्म इसे मुस्तरद कर देगा। नाज़रीन, डॉक्टर्स ने पेवंदकारी करने के बाद अगले 2.5 दिन तक गुर्दे की हरकत का जायजा लिया और इस दौरान मुतादिद चेकअप्स और दूसरे टेस्ट भी किए गए। डॉक्टर्स का कहना है कि ट्रांसप्लांट के बाद ये गुर्दा आम इंसानी गुर्दे की तरह काम कर रहा था और इस शख्स के जिस्म ने उसे तस्लीम करने से इनकार नहीं किया। डॉक्टर्स का कहना यह भी है कि इब्तदाई तहकीक है, लेकिन हमें इतमाद हासिल हुआ है कि तिब्बी शोबे में ये भी एक मुतबादिल हो सकता है और अगर ऐसा हो जाता है नाज़रीन तो ये तिब के मैदान में यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। किडनीज़ जो हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरों से मुस्तार ले रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं। बहुत सारे ममालिक में इसके ऊपर पाबंदी भी है, लेकिन जब किसी इंसान को जान के लाले पड़ जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए। इसीलिए साइंसदान जो इतनी ज़्यादा एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक एफर्ट से हमने आपको आगाह किया जो कहीं ना कहीं अभी तक हमें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा जी, एक और चीज़ जिसमें कामयाब होने की कोशिश कर रही है अपने तौर पर भारत सरकार, कुछ उस पर बात कर लेते हैं। अब भारत सरकार ये चाहती है कि भारत को हिंदुस्तान बना दिया जाए। जी हाँ, हिंदुस्तान में इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ सिर्फ हिंदू जो हैं वो शांति से, सुकून से, अमन से रह सकें और बाकी जो वहाँ पर अक़लियतें हैं, मुसलमान हैं, दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या हिंदुओं के अपने जो निचली ज़ात जिसको वो कहते हैं, अछूत जिनको समझते हैं वो लोग हैं, उनका जीना दो भर कर दिया जाए। फिर ये मज़ाहिब जो हैं, इनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग किसी भी शुबे में हों उनको मुआफ़ नहीं किया जाता है। भारत के साबिक़ वज़रा और भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े ने भारत की टायर बनाने वाली कंपनी से कहा है कि फिल्म स्टार आमिर खान का अपना इश्तिहार वापस ले ले। हुआ क्या है ये भी आपको बताए देते हैं। इस इश्तिहार में आमिर खान को ये पैगाम देते हुए दिखाया गया है कि दिवाली पर लोग पटाखे न फोड़ें। हेगड़े का कहना है कि इश्तिहार हिंदू मुखालिफ है। उन्होंने कंपनी के लिखे गए खत में कहा है कि बॉलीवुड के हिंदू मुखालिफ मुस्लिम अदाकार हिंदू मजहब और त्यौहारों को हदफ बना रहे हैं। इससे पहले वॉशिंग पाउडर का एक इश्तिहार आया था, उसमें होली के त्यौहार में एक मुस्लिम बच्चे और एक हिंदू बच्ची को होली खेलते हुए दिखाया गया था। इस इश्तिहार के खिलाफ भी हिंदू तंजीमों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। आपको बताएं कि बहुत सारे बॉलीवुड के
کے فلم سٹارز ہیں، ہدایت کار ہیں، جن کا بائیکاٹ کیا گیا، جن کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا. بہت ساری فلمز جو ہے ایسے ٹاپکس کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں. ہندو انتہا پسند تنظیموں کے حملے کے سبب کئی فلموں میں کہانی اور مناظر تبدیل کیے جا چکے ہیں. شاہد جاگیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی، دفاعی تجزیہ کار ہیں. کیوں بھارت ایسی حرکتیں کر رہا ہے اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن اب کیوں اپنے سٹارز کے ساتھ، شاہ رخ والا معاملہ بھی بالکل تازہ ہے، چل رہا ہے ابھی، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا مدعا جو ہے وہ عامر خان کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ شاہد جاگیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک بار پھر سے آپ ہماری ریکویسٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام کے لیے. سر پہلے تو ذرا ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ یہ وہی سٹارز ہیں جن کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے ان ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے بھی، ان کی موویز بھی دیکھی جاتی ہیں، سراہا بھی جاتا ہے، پسند بھی کیا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے. پھر وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی مذہب کو لے کر کوئی ایسی چیز کر لیتا ہے جس کا مقصد ہرگز بھی توہین کرنا نہیں ہوتا، تو بھارت میں اتنا بڑا واویلا مچ جاتا ہے؟ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. پریانکا ہوں، دیپکا ہوں، بہت ساری اور فلم سٹارز ہوں، ان کو دھمکیاں دینا یہ روز کا معمول بن چکا ہے. کچھ اس کا ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے یا سلسلہ چلتا رہے گا شاید صاحب ایسے ہی ہے ہندوستان میں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی جو آپ نے بہت اچھا ایک انٹرو دیا. قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد جو مسلمان جو انڈیا میں رہ گئے تھے ان کو یہ میسج دیا تھا یا ان کو یہ کہا تھا کہ they will regret for their decision. اور آج جو ہے وہ قائد اعظم کی وہ جو الفاظ ہیں وہ بالکل صحیح سچ ثابت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہندوتا آئیڈیالوجی ہے انڈیا کی، اور جس کو کہ انڈیا کی جو ابھی گورنمنٹ ہے بی جے پی جو جس کو ہوا دے رہی ہے، وہ ہندو ڈومینیٹڈ سوسائٹی بنانا چاہتی ہے بائی فورس، جس میں کہ اقلیتیں چاہے وہ مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں یا پارسی ہوں، وہ کسی کو یہ حق نہیں دینا چاہتی جو کہ ایک عام منورٹیز کو دیا جاتا ہے. اور یہ جو تنظیم ہے ہندوتا کا جو آئیڈیالوجی ہے، انہوں نے امریکہ میں بھی جو ہے وہ ڈیمانسٹریشن کیے ہیں، اور وہاں پہ جب ہندوتا آئیڈیالوجی پہ سیمینار ہو رہا تھا امریکنز کا، اس میں انہوں نے ڈسرپشن کی اور لوگوں کو تنگ کیا. تو آپ نے جو کہا انڈیا از لوزنگ اٹس فیس ایز اے سیکولر کنٹری، یہ ایک ہندو ڈومینیٹڈ کنٹری بننا چاہتا ہے، اور اس میں وہ کسی مسلمان کو اسپیئر نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو پہلے مسلمان جو چھوٹے طبقے کے تھے، غریب تھے، ان کو تنگ کیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا. آسام میں کیا ہوا ہے؟ آسام میں بھی تو یہی چیزیں ہوئی ہیں نا کہ جی آپ کے پاس تو ثبوت ہی نہیں ہے کہ آپ ہندوستانی ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ کو تو ہندوستان چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. یہی ہوا آسام کے لوگوں کے ساتھ. جی بالکل. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں ایک مسلمان کو مارا گیا اور ایک ہندو پریس رپورٹر اس کے اوپر، اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر ناچ رہا. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت خطرناک ہے، نہ صرف ساؤتھ ایشیا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، جہاں پہ کہ دنیا کچھ اس سے نمٹنے کے لیے کرتی کیوں نہیں ہے شاہد صاحب؟ جب بھی ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں، جس تجزیہ کار سے بھی بات کرتے ہیں، آپ سے بھی ایون جب بات ہو رہی ہوتی ہے، تو جواب یہی ملتا ہے جی کہ بھارت جو ہے وہ ایک بہت بڑی عالمی منڈی ہے، عالمی مارکیٹ ہے، سب کے اپنے اپنے مفادات جڑے ہیں، صرف نظر کیا جاتا ہے، معاملات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے ایکشن نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چپ سادھ لیں، سب چپ کر جائیں، جو ہو رہا ہے بس ہونے دیں، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے شاید صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے ابھی اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ جو کہ ایک بانسری بجاتا ہے ہیومن رائٹس کی، اور ان ہیومن رائٹس کی جہاں پہ کہ وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگ جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی.
آپ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس کی UN کی پچھلے سال کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر میں اور انڈیا میں کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. وہاں پہ عورتوں کو بسز میں ریپ کیا جاتا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ مسلمانوں کو، جیسے آپ دیکھیں گے کشمیر میں جو علی گیلانی صاحب تھے ان کا فیونرل بھی انہوں نے نہیں ہونے دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اس چیز کی وجہ سے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ اسپیشلی BJP وہ اپنی لوگوں کا اور اپنے ووٹ بینک کا جو ہندو ہیں ان کو بجائے اس کے کہ جی وہ ان کی اچھی حکومت کی طرف دھیان دیں، وہ ان کو اس چیز میں ہندوتا میں جو ہے وہ الجھائے رکھتے ہیں. اور ابھی باری جو ہے وہ انڈین فلم سٹارز کی بھی آ گئی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی جو ہے وہ ان تمام جتنے بھی مسلمان بالی ووڈ کے سٹارز تھے ان کے اوپر بہت ریسٹرکشنز ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ شاہ رخ خان کے بیٹے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے الزام لگایا ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹارچر کر رہے ہیں. ادھر BJP کے ایک رہنما کا بیٹا جو وہاں سڑک پہ بیٹھے ہوئے کسانوں کو کچل دیتا ہے، جس کی فوٹیجز موجود ہیں، جس کے ثبوت موجود ہیں، سب آنکھ کو دیکھے وہ جو گواہ ہیں اس کے وہ وہاں پر موجود ہیں، وہ رہا بھی ہو جاتا ہے. اس کو بہت دیر تک اریسٹ بھی نہیں کیا گیا تھا. پہلے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. آپ شاید سب صحیح فرما رہے ہیں. اچھا، اب دنیا تو کچھ نہیں کر رہی ہے، عالمی برادری تو کچھ نہیں کر رہی، مان لیا جی اپنے مفادات دیکھ رہی ہے، لیکن جو لوگ اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ جن کو یہ لوگ اچھوت کہتے ہیں، کمتر ذات کے ہندو کہتے ہیں، وہ لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں وہاں پر متحد ہو جاتے شاہد صاحب؟ یہ کیوں اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے؟ اس آواز میں جان کیوں نہیں پیدا کرتے ہیں متحد ہونے کے بعد؟ دیکھیں یہ کرنا پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ یہ اتحاد نہیں ہے ان لوگوں میں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہندوتا والے جو ہیں وہ گنڈے اور ڈاکو وہ سارے اکٹھے ہو گئے. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈین جو اسمبلی ہے اس میں 70% وہ لوگ ممبرز ہیں، MLAs اور MPAs جو کہ کرمنلز ہیں. یہ انڈین کی اپنی میڈیا کی خبریں ہیں کہ جی وہاں پہ، اور وہ جب اس طرح کے لوگ اسمبلی میں آ جاتے ہیں کرمنل، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ جو اسٹریٹ بوائز اور جو ہندوتا والے بدماش اور گینگسٹرز جو ہیں وہ انہی کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں بڑھتی جائیں گی، اور انڈیا ایک وقت آئے گا جب کہ اپنا منہ دنیا میں دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. ابھی بھی نہیں ہے. جو لوگ بات کرتے ہیں شاید جاگیر صاحب کہ وہ وقت زیادہ کوئی دور نہیں ہے اب، کیونکہ اب ظلم کی جو ہے وہ انتہا ہو چکی ہے بھارت کے اندر. یہ جو آپ نے ڈیڈ باڈی والا ابھی تذکرہ کیا ہے، یہی دیکھ لیں کتنا اس کو سوشل میڈیا میں بھی ڈسکس کیا گیا اور بڑی اس پہ ہائپ بھی کریٹ ہوئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہوا کچھ نہیں ہے، لیٹس سی کب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. بہرحال بریگیڈیئر ریٹائر شاہد جاگیر صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے بھارت میں ہونے والی صورتحال پر، جہاں ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہاں پر موجود بڑے بڑے جو سٹارز ہیں، بالی ووڈ سٹارز ہیں، صرف اس وجہ سے ان کو کہ ان کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. خود وہ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی موویز کے اندر. اگر کوئی ہندو اداکار کچھ ایسی بڑی چیز کر لیتا ہے تو اس پر کوئی پابندی، کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن جہاں کوئی مسلمان ایسی کوئی چیز کر لیتا ہے تو وہی جس کے بڑی مداح ہوتے ہیں یہ لوگ فوراً سے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. کیوں؟ صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر. تو اس پر میرے خیال میں بھارت سرکار کو سوچنا چاہیے اور عالمی برادری کو بھی سوچنا چاہیے، ایکشن بھی لینا چاہیے اس پر. بہرحال جی ایک اور جگہ چلتے ہیں جہاں ایکشن جو ہے وہ بھرپور انداز میں دکھائی دے رہا ہے، اور وہ جگہ ہے کرکٹ کا میدان جہاں جاری ہیں T20 ورلڈ کپ کے مقابلے. پہلا مرحلہ جاری تھا جی T20 ورلڈ کپ کا. اس مرحلے کا اختتام ہو گیا ہے. نیدرلینڈز کو T20 ورلڈ کپ کے دوسرے کم ترین ٹوٹل 44 رنز پر آؤٹ کرنے کے بعد شری لنکا نے مقابلہ 8 وکٹوں سے جیت لیا.
शारजा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, जो दुरुस्त साबित हुआ। नेदरलैंड्स की टीम श्रीलंकन बॉलिंग के सामने रेत की दीवार साबित हुई और 10 ओवर्स में 44 रन पर ही ढेर हो गई। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में ये दूसरा कम तरीन टोटल है। मेगा इवेंट की तारीख का कम तरीन टोटल का रिकॉर्ड भी नेदरलैंड्स के ही पास है। नेदरलैंड्स की टीम 2014 में श्रीलंका के ही खिलाफ 39 रन पर आउट हुई थी। श्रीलंका के लाहिरो कुमारा और हसारंगा डिसिल्वा ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 3-3 विकेटें हासिल की। महेश थिक्शाना ने 2 विकेटें अपने नाम की। श्रीलंका ने 45 रन का आसान हदफ 8वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। प्राथिम निशंका 0, चारित असालिंका 6 रन पर आउट हुए। कोसल परेरा ने 6 चौकों की मदद से 24 गेंदों पर 33 रन बनाए और नॉट आउट रहे। Will beat the fielder. Oh, once again the man was inside the circle. Slapped. नेदरलैंड्स की तरफ से ब्रेंडन ग्लोवर और पॉल वैन मेकिरन के हिस्से में एक एक विकेट आई। पहले मरहले के इख्तिताम पर ग्रुप ए से श्रीलंका और नामीबिया, जबकि ग्रुप बी से स्कॉटलैंड और बांग्लादेश ने सुपर 12 मरहले में रसाई हासिल कर ली है। और अब बात करेंगे नामीबिया की, जो T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में पहुंच चुकी है। इवेंट के 11वें मैच में नामीबिया ने आयरलैंड को 8 विकेटों से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। शारजा में खेले गए मैच में आयरलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पॉल स्टिरलिंग और केविन ओब्रायन ने पहली विकेट पर 62 रन की शराकत कायम की। Beautifully played. Going straight and going over the top. पॉल स्टिरलिंग 38 रन बनाकर आउट हुए। Used in the feet. This is dangerous territory and Scotts gets the wicket. और कप्तान एंडी बालबर्नी ने 21 रन की इनिंग्स खेली। And that'll break the shackles a bit. Bowled him. आयरिश टीम के दीगर बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो सके और मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 125 रन बनाए। Got him. नामीबिया की जानिब से जॉन फ्राइलिक ने 3 और डेविड विजे ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कप्तान गेरहर्ड इरेज़मेस और डेविड विजे की शानदार बैटिंग की बदौलत नामीबिया ने 126 रन का हदफ 19वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल किया। इरेज़मेस 53 रन के साथ नॉट आउट रहे। Oh, this time he finds the gap though. Once again, pace of the ball. Batsmen like it. डेविड विजे ने जारहाना बैटिंग करते हुए 14 गेंदों पर 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से 28 रन स्कोर किए। One as well. Out it sails, David. Straight. What a magnificent strike. Truly. With a shot like that. What a half century this is. आयरलैंड की जानिब से दोनों विकेटें क्रिस्टस कैम्पर के हिस्से में आई। डेविड विजे मर्द मैदान करार पाए। One of the greatest moments in the history of Namibia's cricket. और अब कुछ बात करेंगे बड़े टाकरे की। T20 वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ICC क्रिकेट एकेडमी दुबई में स्क्वाड ने ट्रेनिंग सेशंस का आगाज़ कर दिया है। खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर मशकें की हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कल इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान मेगा इवेंट में अपना पहला मैच खेल रहा है और ये पहला मैच ही इतवार के रोज़ भारत के खिलाफ खेला जाएगा। बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है T20 वर्ल्ड कप में, ये यकीनन हम आपको बताते रहेंगे। अभी हमें आपको रूस लेकर जाना है, बात करनी है हमें कुछ कोविड-19 की। आपको बताएं कि रूस की हुकूमत ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और अमवात में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए 1 हफ्ते की सारी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। रूस में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 1000 से ज़्यादा लोग जान की बाजी हार गए हैं, जो बड़ी तशवीशनाक बात है, बड़ी फ़िक्र की बात है वहाँ की हुकूमत के लिए। और अब इतना बड़ा फैसला किया गया है, इस फैसले के क्या असरात हो सकते हैं, ये फैसला क्यों लेना पड़ा है, रिपोर्ट में जानिए। रूस में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में होने वाले इजाफे,
आरंभवाद की बढ़ती हुई तादाद को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने अगले महीने की इब्तिदा से 7 रोज तक मुल्क भर में सारी सरगर्मियां मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। आलमी खबर इदारे के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वबा के बढ़ते जोर को तोड़ने के लिए मुल्क भर में एक हफ्ते तक सारी सरगर्मियों को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। रूसी सदर ने हुकूमती एहलकारों से अपने इजलास में कहा है कि 7 नवंबर तक काम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेंगे, लेकिन कारकुनों को तनख्वाहें बदस्तूर मिलती रहेंगी। उन्होंने कहा मुख्तलिफ रेंज की मकामी हुकूमतों को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से तारीख को बढ़ा सकती हैं और वबा से महफूज रखने के लिए मजीद पाबंदियां आयद कर सकती हैं। रूस में सरकारी हुकाम ने वबा को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं, क्योंकि रूस के लोग अपनी मकामी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की खुराकें लेने की तरफ ज्यादा माइल नहीं हैं। रूस के वजीर सेहत मिखाइल मुराशको ने कहा है कि मुल्क का निज़ाम सेहत सख्त दबाव में है। पूरे मुल्क में 6.5 लाख मेडिकल प्रोफेशनल्स कोरोना के मरीजों का इलाज मुआवजा करने में मसरूफ हैं। रूस ने गुज़िश्ता साल से वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को वैक्सीन की खुराकें देना बाकी है। रूस की कुल आबादी 140 मिलियन है, जिनमें से 47 मिलियन लोगों को वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। रूस में कोरोना वबा से 81 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 2,28,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 74 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। रूस में एक्टिव केसेस की तादाद 8,25,000 के लगभग है, जिनमें से 2,500 के करीब मरीजों की हालत खतरे में है। यहाँ हर 10 लाख में से 56,000 अफराद वबा से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 1,565 मौत की भीड़ चढ़ चुके हैं। और अब चलते हैं जी न्यूजीलैंड, जहां सबसे पहले ऐलान किया गया था कि ये जो कंट्री है, ये जो मुल्क है, ये कोविड फ्री हो चुका है। आज यहाँ ये ऐलान हुआ है वज़ीर आज़म की जानिब से कि मुल्क में कोरोना वबा के बायस होने वाले लॉकडाउन और पाबंदियों को 90% आबादी को वैक्सीनेशन मुकम्मल होने के बाद ख़त्म किया जाएगा। न्यूजीलैंड की कुल आबादी 50 लाख है और इसके बड़े शहर ऑकलैंड में गुज़िश्ता 2 माह से लॉकडाउन है। वैक्सीनेशन का अमल अभी कहाँ तक पहुँचा है, कितना टाइम लगेगा इसको 90% होने में, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में है। न्यूजीलैंड की हुकूमत का कहना है कि मुल्क में 90% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल होने के बाद कोरोना वबा के हवाले से आयद पाबंदियों को खत्म कर दिया जाएगा। आलमी खबर इदारे के मुताबिक न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने आज अपने एक बयान में कहा है कि मुल्क में आजाद नक्लो हरकत और वबा के बायस होने वाले लॉकडाउन को उस वक्त तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक यहाँ की 90% आबादी को वैक्सीन की 2 खुराकें मुहैया नहीं कर दी जाती। न्यूजीलैंड की कुल आबादी 50 लाख है, जिसमें से 33 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है और कुल आबादी के 58% हिस्से को वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। वेलिंगटन में सहाफियों से बात करते हुए वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न का कहना था कि कोरोना वबा की इब्तिदा में हमारी पॉलिसियों को दुनिया में पजीराई मिली थी, जिस पर हमें फख्र है, लेकिन अब 2 चीजें तब्दील हो चुकी हैं। सबसे पहले कोरोना वबा की डेल्टा शक्ल ने हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। डेल्टा ने हमारी पाबंदियों, लॉकडाउन और सेहत की बेहतरीन सहूलतों के बावजूद हमारे लोगों को बड़ी तादाद में मुतासिर किया है। दूसरा ये कि अब हमारे पास कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन जैसा हल मौजूद है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का कहना था, लोगों की जितनी तादाद वैक्सीन लेगी, हमारे मुल्क और कम्युनिटीज में वायरस फैलने की शरह में उतना कमी होगी। उन्होंने कहा, पहले ये ताकीद की गई थी कि घरों में रहकर अपनी जिंदगियों को महफूज बनाएं। अब हम ये कहते हैं कि वैक्सीन की खुराकें लें और खुद को महफूज रखें। यही वाहिद रास्ता है कि न्यूजीलैंड अपनी तर्ज पर वायरस को शिकस्त दे सकता है। जसिंडा आर्डर्न का कहना था कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में लोगों को वैक्सीन की खुराकें मुयस्सर नहीं है और वायरस इन ममालिक के हर इलाके तक पहुंच रहा है। ताहम हमारे पास लोगों को देने के लिए वैक्सीन की खुराकें मौजूद हैं। उन्होंने कहा, एक दफा हमें अपने सारे लोगों की वैक्सीनेशन मुकम्मल करना होगी, उसके बाद हम वैक्सीनेशन के हथियार को अपने लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को डेल्टा ने बुरी तरह मुतासिर किया है। यहाँ आज भी कोरोना वबा के 129 नए केसेस सामने आए हैं। ये शहर गुज़िश्ता 2 महीनों से लॉकडाउन में है। न्यूजीलैंड में वबा से कुल 5,449 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 28 हलाक हुए हैं। 4,402 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 1,019 है, जिनमें से 5 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
पार्लियामेंट में जाकर अपनी तालीम के हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जबकि असातिज़ा जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाना है वो नए तालीमी साल के शुरू होते ही अपनी तनख्वाहों और रिटायरमेंट की उम्र और दीगर मराद के हवाले से अपने मुतालबात तस्लीम न होने की वजह से 4 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। असातिज़ा हड़ताल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पार्लियामेंट जा रहे हैं। क्यों हुई है ये सारी सिचुएशन, रिपोर्ट में जान लेते हैं। आलमी खबर ऐसा इदारे के मुताबिक कांगो में सैकड़ों तलबा व तालिबात ने पार्लियामेंट की इमारत में जाकर हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें तालीम हासिल करने के लिए सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जबकि कांगो की टीचर्स यूनियन 4 अक्टूबर से मुल्क में फ्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू न होने और अपनी मुराद के हवाले से मुतालबात तस्लीम न होने की वजह से हड़ताल पर हैं। कांगो में असातिज़ा हुकूमत से अपनी तनख्वाहों में इजाफे, बोनस, रिटायरमेंट की उम्र और दीगर मुराद के मुतालबात करते हुए सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा की हड़ताल के दौरान तलबा व तालिबात ने पार्लियामेंट जाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी तालीमी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पार्लियामेंट पहुँचने पर तलबा व तालिबात को पार्लियामेंट के नायब सदर जन मार की तरफ से खैर मकदम कहा गया है। एहतजाज करने वाले तलबा व तालिबात से खिताब करते उन्होंने कहा, ये शर्मनाक अमल है, जब आपको स्कूल में बैठकर पढ़ना चाहिए था आप यहाँ पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ये बहुत ही काबिल मुज़म्मत बात है कि आप सब असातिज़ा, वालिदैन और कांगो की हुकूमत के दरमियान गलतफहमी का शिकार हुए। मेरे ख्याल में आप मासूम हो, यकीनन आपको इस वक्त स्कूल होना चाहिए था। नायब सदर का कहना था कि आपको गलियों में फिरने के बजाय स्कूल में पढ़ना चाहिए था। अगर आप स्कूल नहीं जाते तो घर पर होना चाहिए था। इसीलिए मैं असातिज़ा जो अपने मुतालबात के लिए हड़ताल पर है उन्हें कहता हूँ कि वो अपने मुतालबात को तस्लीम करवाने के लिए तलबा व तालिबात को इस्तेमाल करने की बजाय अपनी तनख्वाहों और मुराद के मसाइल को हुकूमत से खुद हल करवाएं। एहतजाज में शरीक 18 साल तालिब इल्म का कहना था कि हम 2 हफ्ते से तालीम हासिल नहीं कर रहे क्योंकि हमारे असातिज़ा हड़ताल पर हैं। जब हम उन्हें पढ़ाने का कहते हैं तो जवाब मिलता है कि अगले साल तक नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए हमने हुकूमत के सामने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि हमारे तालीम के सिलसिले को शुरू किया जाए। कांगो में क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स अपनी तालीम का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं। असातिज़ा ये कह रहे हैं कि मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो ये सिलसिला हड़ताल का जो है 4 अक्टूबर से जो जारी है आगे भी फैल सकता है, आगे भी बढ़ सकता है। बहरहाल जी, कांगो हो, अमेरिका हो या दीगर ममालिक हों, कहाँ क्या अहम हुआ है इस प्रोग्राम में हमने आपको आगाह किया। इस पूरे वीक में दुनिया भर में कौन से ऐसे अहम वाक़यात हुए हैं आज हम आपको राउंड अप में आगाह करेंगे, क्योंकि ये आज का हमारा प्रोग्राम जो है इस वीक का लास्ट प्रोग्राम है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो अहम वाक़यात हैं उनको एक ही रिपोर्ट में आपके लिए समझ दिया जाए। तो ये रिपोर्ट आपसे शेयर करते हैं। कीनिया में सफेद गेंडों की नस्ल को बचाने वाले साइंसदानों का कहना है कि इस नस्ल की रह जाने वाली 2 मादे जानवरों को ब्रीडिंग के हवाले से रिटायर किया जा रहा है, क्योंकि अब इस नस्ल का कोई दूसरा नर गेंडा मौजूद नहीं है कि वो मजीद बच्चे पैदा कर सकें। 32 साल नाजीन और उसकी बेटी फातो ब्रीडिंग के लिए रह जाने वाली 2 आखिरी मादा जानवर हैं। अमेरिका का एक खूबसूरत परिंदा हुदहुद दुनिया से खत्म हो गया है, लेकिन ये दुनिया से मिटने वाली वाहिद नस्ल नहीं, बल्कि जंगली हयात के माहिरीन का कहना है कि 22 से ज्यादा अक़साम के परिंदे, मछलियाँ और दूसरे जंगली जानवरों की नस्लें भी अब दुनिया से गायब हो चुकी हैं। इस वक्त दुनिया भर में जंगली हयात के तकरीबन 902 अक़साम ऐसी हैं जिनके मुतालिक कहा गया है कि वो मदूम होने वाली हैं। वजारत इंसाफ का कहना है कि शाम ने गुज़िश्ता साल जंगल की आग भड़काने के इल्जाम में 24 अफराद को सजाए मौत दे दी है। आग की वजह से 3 अफराद हलाक और हजारों एकड़ जंगलात जलकर राख हो गए थे। सजाए मौत पाने वालों पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अर्तकाब का इल्जाम लगाया गया था, जिसकी वजह से आतिशगीर मवाद का इस्तेमाल से रियासती इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचा। ब्लैक लाइव्स मैटर के बाद टीवी पर नशर होने वाले कई क्राइम शोज को अपनी कहानियों पर नजरसानी करना पड़ी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखे जाने वाले इन टीवी शोज ने ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक के दोबारा मुनज़्ज़म होने के बाद कई ऐसे इकदाम उठाए जिनकी वजह से इन प्रोग्रामों में सियाह फाम और सफेद फाम अफराद के दरमियान चपकलिश को कम करने की कोशिश की गई है। आज के प्रोग्राम में आपने दुनिया भर में होने वाले अहम वाक़यात जाने। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।